28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब दुनिया ने एक ऐसी जंग का आगाज देखा जिसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं, समुद्री रास्ते बंद हो गए और लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मगर 16 जून 2026 को दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसका इंतजार महीनों से था। अमेरिका और ईरान एक मुआहदे पर एग्री कर गए और इस मुआहदे की खुशखबरी सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक मुआहदे की नहीं बल्कि इस पूरी दास्तान की है जो पर्दे के पीछे चलती रही। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फौजी हमले शुरू किए तो ईरान ने फौरी जवाब दिया। ईरान ने अपने हरमज पर कंट्रोल संभाल लिया। दुनिया के तेल का 20% जहां से गुजरता है वो रास्ता बंद हो गया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेट लगा दिया। द रियल क्वेश्चन इज ये थी कि क्या ये जंग और आगे बढ़ेगी या कोई रास्ता निकलेगा, और यहाँ से पाकिस्तान का किरदार शुरू होता है। पाकिस्तान ने इस पूरी जंग के दौरान एक इंतहाई पेचीदा और नाजुक किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब रात भर, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्पेशल एनवाय स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के साथ राब्ते में रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सबसे अहम कम्युनिकेशन चैनल्स में से एक था। वाच 10 अप्रैल के शुरू में पाकिस्तान ने एक 2 फेज डील यानी 2 मराहिल वाला मुआहदे का ढांचा पेश किया, लेकिन ईरान ने इसे फिलहाल रद्द कर दिया। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद सेरीना होटल में तारीखी इस्लामाबाद टॉक्स हुई। तीनों फरीक यानी अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान एक मेज पर बैठे, लेकिन ये बातचीत भी नाकाम रही। कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान का मौक़िफ़ था कि जब तक लबनान में जंगबंदी नहीं होती और अमरीकी पाबंदियां नहीं हटती वो कुछ नहीं मानेंगे। Here is the catch, इसराइल इस सारे अमल से बाहर था और इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमले जारी रखे हुए था। The problem is कि ईरान ये मुआहदा कैसे माने जब लबनान में बम गिर रहे हों। हफ्तों बीत गए, महीने गुजर गए। ईरान के साथ साथ इसके अंदर भी एक टकराव था। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने कहा कि जो लोग कौमी मफाद के लिए काम कर रहे हैं उन्हें गद्दार ना कहा जाए। ईरान की अपनी आबादी जंग से थकी हुई थी। ईरान का पूरा दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। इधर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों का ब्लॉकेट जारी रखा। 13 अप्रैल से कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं जा सकता था। थिंक अबाउट इट, ईरान की मईशत का दम घुट रहा था और फिर आया वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। 14 जून 2026 की रात 14 घंटों से जायद की गुफ्तगू के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने लिखा कि इंटेंसिव टॉक्स के बाद हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान पीस डील हो गई है। दोनों इतराफ ने तमाम महाजों पर बशमूल लबनान फौरी और मुस्तकिल फौजी ऑपरेशंस के खात्मे का ऐलान किया है। दी बिग सरप्राइज ये था कि कुछ ही लम्हों बाद ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अपना हॉर्मस को टोल फ्री खोलने की इजाज़त देता हूँ, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म, दुनिया के जहाज इंजन शुरू करें। राइज विद मोशन के नाजरीन, अब जरा समझें कि इस मुआहदे में है क्या। ये फाइनल मुआहदा नहीं है। 14 जून को दोनों ममालिक एक इब्तदाई फ्रेमवर्क यानी MOU पर मुतफिक हुए, जबकि हतमी मुज़ाकरात अभी बाकी हैं। इसमें तय हुआ कि तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होगी। अमेरिका ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे वक्ती तौर पर बहाल करेगा। अपनाए हरमत से बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी और तजारती जहाज गुजर सकेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और पाबंदियों के तवील मुद्दती मसाइल पर बातचीत अभी आगे होगी। अब जरा एक और अहम बात, इसराइल इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। इसराइली वजीर दाखिला इतमार बिन गवीर ने फौरी बयान दिया कि ये मुआहदा हम पर लागू नहीं होता, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मुआहदे में लबनान में जंगबंदी की शर्त है और लबनान में हिजबुल्लाह ने इस मुआहदे के बाद कोई ऑपरेशन नहीं किया। दी इम्पैक्ट ये है कि दुनिया के तेल बाजारों में फौरी सुकून आ गया। गैर मुल्की करेंसियों और सोने की कीमतों में नुमायां कमी आई क्योंकि जंग का खतरा कम हो गया। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने भी कह दिया कि हमें अमेरिका पर गहरा अदम एतमाद है। ये दहाइयों पर मुहीत अमरीकी
امریکی غلط اقدامات کا نتیجہ ہے۔ ایران کے اندر سخت گیروں نے اپنے مذاکراتی ٹیم پر سرنڈر کا الزام لگایا، لیکن صدر پزشکیان نے ڈٹ کر کہا کہ قومی مفاد کے لیے کام کرنے والوں کو غدار مت کہو۔ دی ریئل کوسچن از کہ کیا یہ معاہدہ 19 جون کو جنیوا میں کامیابی سے دستخط ہوگا؟ کیا اسرائیل کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گا اور کیا ایران کے سخت گیر اندر سے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہاں تک آتے آتے پاکستان کا کردار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستان نے 28 فروری سے لے کر 14 جون تک مسلسل ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کروائے، ناکام ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ متعدد سفارتی رابطوں میں پاکستان نے اہم ثالثی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل صاحب نے رات بھر کانفرنس کالز کی۔ ڈپٹی پی ایم اسحاق ڈار اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے تھکاوٹ کا نام نہیں لیا، اور آخرکار دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک جسے کمزور سمجھا جاتا تھا اس نے وہ کام کیا جو بڑی طاقتیں نہ کر سکیں۔ جنیوا میں جب 19 جون کو دستخط ہوں گے تو وہ دستخط صرف امریکہ اور ایران کے نہیں ہوں گے، وہ دستخط پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ معاہدہ ابھی مکمل نہیں ہے، یہ ابھی ایک شروعات ہے۔ ایران کا نیوکلیر مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا۔ ابنائے ہرمز کا طویل مدتی انتظام ایران اور عمان طے کریں گے۔ امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ پابندیوں کا مکمل خاتمہ اور جنگی تاوان بعد میں طے ہوگا، لیکن آج جو ہوا وہ یہ ہے کہ ایک جنگ رک گئی، لوگ بمباری سے بچ گئے، دنیا کی معیشت کو سانس لینے کا موقع ملا، اور ایک چھوٹے سے ملک پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت سچی ہو، حکمت ہو اور ہمت ہو تو بڑے سے بڑا محاذ سر کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی 19 جون 2026 کو جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں ایک ایسے معاہدے پر دستخط ہوئے جس نے مشرق وسطی کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اب آپ بتائیں، ایک ایسے ملک کے بارے میں جو خود اقتصادی مشکلات میں ہو، کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی اس سفارتی کامیابی سے پاکستان کو کوئی معاشی یا سیاسی فائدہ بھی ملے گا، یا یہ صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود رہے گا؟